गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 सितंबर के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन हमारा कि किस देश के बल्लेबाज निषाद परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं निषाद। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना है। इन दोनों लोगों ने संन्यास लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक, चलिए अब क्रिकेट की बात आई है तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि 600 विकेट लेने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने हैं पहले बल्लेबाज जिन्होंने 600 विकेट लिया है। ठीक, और इसके अलावा ब्रावो ने T20 में 500 विकेट लिया है, तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस देश द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है जो कि शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है? तो इंडोनेशिया। तो भारत को क्या कहते हैं? इंडिया। और इंडिया से याद कर लीजिए किसके साथ सह प्रायोजित किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जकार्ता कैपिटल हटा करके अब किस द्वीप पे बनेगा? तो बोर्नियो द्वीप पे बनेगा कैपिटल। ठीक, अगला है हमारा कि किस राज्य की सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किया गया है? उत्तर प्रदेश। अब ये योजना किससे संबंधित है? रोड से संबंधित है। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। तो 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उनके घर तक पक्की सड़क पहुंचाने के लिए ये कार्य है। अब रोड की बात आई है तो रोड से एक योजना आपको और याद आनी चाहिए, हरित पथ। हरित पथ योजना भी किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है हरित पथ योजना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने शतरंज ओलंपियाड जीत करके इतिहास रचा है? तो भारत ने शतरंज ओलंपियाड जीत करके इतिहास रचा है। और किसके साथ भारत ने इंडिविजुअल इसको नहीं जीता, भारत ने इसको रशिया के साथ जीत करके इतिहास रचा है। भारत और रशिया को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि सर्वर का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो पहले तो रशिया को विजेता घोषित किया गया, बाद में जब भारत ने इसका विरोध किया तब जाके भारत और रशिया दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। अगला है हमारा शेतरुंजी और भादरबाद किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के सौराष्ट्र में। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये दोनों बांध ओवरफ्लो हो गए। ठीक है, इस वजह से। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। शेतरुंजी और भादरबाद ये कहाँ स्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है शेतरुंजी और दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भादरबाद। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर कितने दिन के शोक की घोषणा किया गया है? तो 7 दिन के शोक की घोषणा की गई है। उसके बाद है हमारा कि बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास का अवकाश 2020 में शामिल होने से मना कर दिया किस देश ने? तो यहाँ पे इंडिया ने शामिल होने से मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है नूर इनायत खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूर इनायत खान ये वहाँ की जासूस भी थी और अभी इनको मेमोरियल पट्टिका में शामिल होने वाली ये पहली महिला है। ठीक, उसके बाद हमारा कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर SI पद्मावती इनका नाम था। ठीक है, ये कोरोना से भी पीड़ित थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल एक और रीजन से चर्चा में आया था, जल्दी से बताइए किस रीजन से? मैं बता दूं आपको, एक ऋण योजना थी, याद आया? अगर हम लोग बात करें कि प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना जो थी उसमें नंबर 1 पे तो तमिलनाडु था जिसने ऋण दिया था। दूसरे स्थान पे कौन था? दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे सौर वृक्ष की बात हो रही है तो किसने इसको डेवलप किया है? औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और दूसरा हमारा केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ने मिल करके एक सौर वृक्ष बनाया है। कहाँ पे? इनकी जो दुर्गापुर में कॉलोनी है वहाँ पे। और इस सौर वृक्ष की कीमत कितनी है? 7.5 लाख। मतलब अगर हम लोग इसका यूज करना चाहें तो किसानों को दे करके इसका एक अच्छा यूज हो सकता है।
ठीक। तो इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है डॉक्टर हरीश हिरानी। इन्होंने बताया कि इसकी क्षमता कितनी है? 11.5 kWp, यानी कि किलोवाट पीक से अधिक है। यह पेड़ स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 यूनिट हर साल तैयार कर सकता है। तो आपको एक चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि इससे पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है। जैसे आपके पास अगर पेट्रोलियम है तो वो लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन सौर ऊर्जा क्या है? ये अनलिमिटेड है। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पे लोग हैं, जब तक सूर्य है, तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद है हमारा कि ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीत करके इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम किया है? तो यहाँ पे इन्होंने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्री, ठीक है। बेल्जियम ग्रैंड प्री इन्होंने जीता, और ये उनके करियर का 89वां खिताब है, ये भी याद रखिएगा। 7 रेस में से इनकी 5वीं जीत है, और चैंपियन में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त भी बना लिया है। लुइस हैमिल्टन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इनका जन्म कब हुआ था? 1985 में। 100 साल घटा देंगे तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। 10 साल घटा देंगे तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जनवरी 1985 में लुइस हैमिल्टन का जन्म हुआ था, और ये ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार दिया गया है? तो बताइए किसे दिया जाएगा? सबसे पहले तो ये बताइए किसे हटाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया था कि अशोक लवासा के बारे में। अभी क्या था कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि इनको क्या बनना था? एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनको बनना था उपाध्यक्ष, और इसके लिए इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। पद खाली है तो किसी न किसी को नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्त किसे किया गया है? राजीव कुमार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। राजीव कुमार को बनाया गया है नया चुनाव आयुक्त। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है, ठीक। इनके साथ साथ सुशील चंद्रा हैं, और ये राजीव कुमार, ये दोनों हैं अब चुनाव आयुक्त, ठीक। याद रखिएगा इसको। तो राजीव कुमार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक अपनी सेवा दिया है, ठीक। 2020 में ये वित्त सचिव भी बने थे और सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद 2020 में 31 अगस्त तक ये सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब बात आई है यहाँ पे चुनाव आयोग की, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। किसकी स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, कार्य, कार्यकाल, पात्रता से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो अब थोड़ा सा स्टैटिक में चले जाते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मेडबॉट नामक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है? तो इसको किसने विकसित किया है? कौन देगा सेवा? रेलवे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे ने इसको विकसित किया है, और भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा ये प्रदान कर रहा है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो इंडियन रेलवे है उसने किसान रेल नाम से एक सुविधा शुरू किया था, जिसमें क्या था कि जो खराब होने वाले खाद्य पदार्थ रहते थे उनको वातानुकूलित करके उनको कैसे भेजना, जैसे अभी क्या है ट्रकों से जाते थे, ठीक। तो अब ये इसको कम करने के लिए, लागत को कम करने के लिए और सामान को खराब होने से बचाने के लिए इसको शुरू किया गया है किसान रेल को, ठीक है। चलिए अगला हमारा किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पद संभाला है? तो यहाँ पे किसने संभाला है? इनका नाम है वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है, और अपने 3.5 दशक के कार्यकाल में एडमिरल शर्मा ने भारतीय नौसेना के विभिन्न क्षमताओं वाले विंध्यागिरी, राणा कृष्णा और मैसूर जैसे नौसेना पोत पर अपनी सेवाएं दी है। इससे पहले वह फ्लैग अधिकारी के रूप में नौसेना मुख्यालय में कार्य करते थे, सहायक प्रमुख के रूप में सेवा
दे चुके हैं। तो ऐप लॉन्च हो चुका है। कुछ लोगों को ये इशू आ रहा होगा कि अभी ऐप पे उनकी पेड क्लास नहीं आ रही, जो कि मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही, तो आपको पता है कि 31 अगस्त को पेड क्लास को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन प्ले स्टोर अपडेट नहीं कर रहा है, इस वजह से अपडेट नहीं है। तो जो लोग भी ये क्लास खरीदना चाहते हैं वो वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट से उनको क्लास मिल जाएगी और उसके बाद उनको एपीके के माध्यम से उनकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस आप जल्दी से इनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन की क्लास ऑलरेडी जा चुकी है। चलिए, अगला हमारा कि किसने 2020 की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दिया। तो जो इसको लॉन्च करेगा वही लगाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट पर रोक लगा दिया है। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह में जो अनियमितताएं थी, इनकी जांच करने के लिए अपनी इस रिपोर्ट पे रोक लगा दिया। अक्टूबर 2017 और 19 में प्रकाशित जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, इसमें डेटा के बदलाव के बारे में कई बार इसमें कंप्लेन की गई और बाद में वर्ल्ड बैंक ने इसको रोक दिया है। और इसके साथ साथ जो लास्ट टाइम रिपोर्ट आई थी उसमें भारत शीर्ष पे तो न्यूजीलैंड था, भारत 63वें स्थान पे था। अंतिम जो रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी। अब हम लोग बात करें अगर कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास है अध्यक्ष। मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक, अच्छा, एक सीरीज आपकी रेडी हो रही है जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्ष पूछता है, लेकिन देखिए, करंट में आपसे अध्यक्ष पूछ लेता है, स्टैटिक में आपसे मुख्यालय पूछ लेता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपसे स्थापना पूछ लेता है। अब इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसके अलावा कौन कौन सी सबमिट होती है, उस सबमिट में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन किसे रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है अपना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप में इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास ली जाएगी, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। क्यों बना रहे हैं भाई लेबनान में, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब विस्फोट हुआ था तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्तफ़ा अदीब को बनाया जा रहा है वहाँ का नया प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, जर्मनी में लेबनान के राजदूत थे मुस्तफ़ा अदीब, अभी इन्हें बनाया जा रहा है और इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे इस्तीफा दे दिया गया इतना बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि लेबनान में है बेरूत बंदरगाह। ठीक, और वहाँ पे 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जिसके कारण उसको काफ़ी दिन से वहाँ के वेयर हाउस में रखा गया था और बाद में वो वहाँ पे क्या हुआ, विस्फोट हो गया। बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई है, बहुत ही ज़्यादा, 10 किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक, तो इसकी वजह से जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अभी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला हमारा 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी की कितनी गिरावट हुई। बहुत बुरी खबर है ये, यहाँ पे 23.9% की गिरावट हुई है जीडीपी में, जो कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। और कहा जा रहा है कि इसको रिकवर करने में कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वार्टर में हो जाएगा, जैसे ये जो है ये क्वार्टर की गिरावट है। अप्रैल से जून का अगर हम लोग क्वार्टर देखें भारत की जीडीपी का, तो उसमें जो ग्रोथ रेट है इसमें 23.9% की गिरावट आई है। ठीक, और यहाँ पे जो क्या है कि चलो एक क्वार्टर में गिर गया तो हो सकता है अगले क्वार्टर में उठ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट नहीं है कि 1-2% की हो, 23.9% की गिरावट है। तो इसको रिकवर करने में 1-2 क्वार्टर नहीं बल्कि 2 से 3 साल लगेगा। बात आती है कि हम क्यों बिलीव करें। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एसबीआई ने भी एक आंकड़ा दिया था जिसमें उसने बताया था कि लगभग 16.5% की गिरावट हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने की हुई है, 23.9, और ये ऑफिशियल डेटा है जिसे एनएसओ ने जारी किया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। ठीक, और 1996 से पहली बार जीडीपी, जो क्वार्टरली अपनी जीडीपी काउंट होती है, वो 1996 में हुई है। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ ईयरली अपना जीडीपी काउंट होता था। 96 में क्या हुआ कि क्वार्टरली स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, अब जो हमारा साल बीता है 2019-20 का, इसके अगर हम लोग बात करें कि इसके क्वार्टर में, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जीडीपी में लगातार गिरावट है।
ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे फर्स्ट क्वार्टर 5.2% था, दूसरे क्वार्टर में 4.4 है, तीसरे में 4.1 है, और चौथे में कितना है 3.1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं धीरे धीरे गिरावट हो रहा है, और यहाँ पे तो इकट्ठे 23.9 की गिरावट हो गई। तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि इसको रिकवर करने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। इसके पहले 40 साल पहले 1979-80 में जीडीपी निगेटिव थी, कितना -5.2%, और ये पूरे साल इसी निगेटिव की ग्रोथ में चला। अच्छा, कब कब जीडीपी निगेटिव गई है, देखिए -2.64%, यहाँ पे -3.7% 65-66 में, ठीक है। भारत पाकिस्तान युद्ध था 1972 में है अपना। तो मतलब अगर आप मोस्टली देखेंगे तो भारत पाकिस्तान हो गया, भारत चीन का युद्ध हो गया, इसी टाइम जीडीपी में प्रॉब्लम आई है। फिर 1979-80, इसके अलावा आपको पता होगा कि 2008 में जो वित्तीय संकट आया था उसमें भी भारत को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना भारी नुकसान अब होने वाला है। भारत है दुनिया में 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक। तो इसको आप देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि जो जो G7 कंट्री है उनमें बात करें तो चलो, जापान की जीडीपी 7.6 गिरी, अमेरिका की 9.6, जर्मनी की 10.1, कनाडा की 12, इटली की 12। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका है, भारत का है। और अगर हम अपने पड़ोसी और कॉम्पिटिटर कंट्री की बात करें तो इनकी जीडीपी प्लस में रही है, +3.2% रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ तो रीज़न हम ओवरऑल सारा रीज़न कोरोना पेंडेमिक को नहीं बोल सकते, क्योंकि चलो कोरोना पेंडेमिक तो मार्च से आया है ना, लेकिन उसके पहले जो अभी आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया जो 5 से 3 पे चली गया था, तो वहाँ पे क्या रीज़न था, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी को लागू कर दिया गया, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं लागू किया गया, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हैं जो कि अदर फैक्टर्स हैं। अगला हमारा, भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। वहाँ के सीएम हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने कहा कर्नाटक के कोप्पल में आने वाला भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जिसमें 5 साल में 40 हजार रोजगार सृजित करने और 5,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। और कोप्पल में भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। खिलौने की बात करें तो कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, कितने का, $159 मिलियन का, और राष्ट्रीय बाजार का 9.1% है। अगला हमारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पे अवीक सरकार बने हैं, ठीक है। अवीक सरकार हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, और ये पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संस्थापक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे, ठीक। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, आपको पता है कि मैक्सिमम मैं आपको जो भी बुक पढ़ाती हूँ उनको कौन लॉन्च करता है, तो पेंगुइन ही आप देखते होंगे ज़्यादातर रहता है, ठीक है, के संस्थापक प्रबंध निदेशक। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक, एबीपी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। पीटीआई का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, स्थापना कब हुई, 1947, 27 अगस्त। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एक रूटीन से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत किया गया, और जब आप एक बार कोर्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ही मेहनत करके बनाया जा रहा है। तो आप सपोर्ट जरूर करें। आप नहीं पढ़ने वाले हैं तो जो भी आपके आसपास हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको जरूर प्रोवाइड किए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।